हाँ बेटा, अपना अगला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ या कूलम का नियम। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशित कणों के मध्य या किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना की जाती है। याद रखिएगा, कूलम बल क्या काउंट करता है? किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अपन विद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत बल बोलते हैं, या उस बल को अपन कूलम बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कूलम बल या विद्युत बल। विद्युत बल क्या है? कोई भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, मैं मान लेता हूं, माना मेरे पास कोई दो आवेश हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2। मैं मान लेता हूं, माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। बोलो कृष्ण। ठीक है, माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 है, एक दूसरे से R दूरी पर है। चले आगे। इन दोनों आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होगा, है ना? वही बल काउंट करना है मुझे। चलो भाई, एक्चुअली वैज्ञानिक कूलम जो नियम देगा वो प्रैक्टिकली नियम देगा। प्रैक्टिकली नियम कैसे देगा? एक्चुअली इस नियम के दो स्टेटमेंट हैं, और दो स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट वो प्रैक्टिकली कर रहा है, एक आवेश यहाँ रख दिया, एक आवेश यहाँ रख दिया, इन दोनों के मध्य बल कार्य कर रहा है? या तो आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। एक बार क्या करता है, वो इस आवेश के मान में वृद्धि करता है, इस आवेश के मान में वृद्धि करता है, बढ़ाता जाता है, तो वो प्रैक्टिकली उसको क्या फील होता है? इन दोनों के मध्य जो भी कूलम बल कार्य कर रहा है, उस बल, जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, उस बल के मान में वृद्धि होती है। मतलब Q1 का मान बढ़ाया तो बल बढ़ने लगा। उसने क्या किया? Q1 को स्थिर रख दिया, Q2 के मान में वृद्धि करनी तो भी बल बढ़ा। अगर Q1 का मान बढ़ाया तो बल बढ़ा, Q2 का मान बढ़ाया तो बल बढ़ा। अगर इन दोनों का मान कम किया तो जो कूलम बल है वो क्या हुआ? कम हुआ। अगली बार में क्या किया? इन दोनों का बल, दोनों आवेशों का मान भी एक साथ बढ़ा के देखा उसने, और जैसे इन दोनों आवेशों का मान एक साथ बढ़ा के देखा तो भी जो इन दोनों आवेशों के मध्य बल कार्य कर रहा है, कूलम बल या आकर्षण बल कार्य कर रहा है या विद्युत बल कार्य कर रहा है, उस बल के मान में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। तो इस प्रैक्टिकली उसने ऐसा देखा, तब उसने कोई स्टेटमेंट दिया, इन दोनों के मध्य लगने वाला कूलम बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 समीकरण। मतलब Q1 बढ़ाएंगे तो भी F बढ़ेगा, Q2 बढ़ाएंगे तो भी F बढ़ेगा, दोनों को बढ़ाएंगे तो भी F बढ़ेगा। यही है ना? और क्या देखा उसने? और देखा कि इन दोनों आवेशों का परिमाण फिक्स कर दिया, इन दोनों के मध्य की दूरी को चेंज किया। जब इन दोनों के मध्य की दूरी को कम किया तो बल बढ़ने लगा, कम किया तो बल बढ़ने लगा, दूरी को बढ़ाया तो बल कम होने लगा। तो उसने यहाँ स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दिया, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ना? इसका मतलब क्या हो गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। यही तो बात है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो बेटा, मतलब R बढ़ाएंगे तो F कम होगा, R कम करेंगे तो F बढ़ेगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिलेगा? F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन, आएगा या नहीं आएगा? है, आएगा, पक्की बात।
तो मेरे तो ये समझ नहीं आया, मैंने समीकरण 1 2 का क्या किया कि ये आया, इन दोनों समीकरणों को मैंने जोड़ा, गुणा किया, भाग दिया, क्या किया कि मुझे ये मिला। आप ये बताओ, एफ के बराबर में रखे, ऐसे कैसे रख दिया, कुछ तो किया होगा, या तो इसने इसका भाग दिया होगा, जोड़ा होगा, गुणा किया होगा, क्या किया। एक्चुअली भाई हमने इन दोनों समीकरणों की तुलना की है। तुलना कैसे, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसके, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसके, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, पापा के ऊपर। मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, मम्मी के ऊपर। मतलब मैं ओवरऑल डिपेंड किसके ऊपर हूँ, मम्मी पापा के ऊपर, है ना। तो तुलना की है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है बेटा। चलो समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, कोई नियतांक आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R, जहां K क्या है, कूलम नियतांक। K क्या है बेटा, कूलम नियतांक। अब बात आती है K का मान कितना है बेटा। K का मान होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपने कहाँ पढ़ा था, 14वें चैप्टर में, परमाणु में, है ना। K का मान ये होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 गुणा 10 की घात, ये जो मान आता है, ये मान क्या आता है, 9 गुणा 10 की घात 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये किसका मात्रक आया बेटा, K का मात्रक आया। किसका, कोई समस्या, कोई दिक्कत। आप बोल रहे होंगे कि K का मात्रक कैसे निकाल दिया गुरुजी आपने। चलो देखो, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान आएगा F R स्क्वायर बटा Q1 × Q2, है ना। F क्या है यहाँ पर, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन है। R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये किसका मात्रक होता है, किसका होता है लाडलो, K का। बोलो कोई समस्या, ठीक है ना। चलो, आपके माइंड में क्रिएशन हो रहा होगा कि ये क्या बीमारी है, ये क्या बीमारी है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। कोई समस्या, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। इसका मतलब होता है, एब्सोल्यूट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मतलब क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात में कोई दो आवेशित कण हैं, कोई आवेशित, निर्वात में कोई आवेशित कण है, वह कितनी विद्युत बल रेखाएं जनरेट कर सकता है। विद्युत बल रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र। देखो यार, आपका ये क्यू आवेश है, स्थिर आवेश है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका मतलब यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही होंगी, बाहर की तरफ जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी। अब यार, इस आवेश के द्वारा निर्वात में विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, वो निर्वात की विद्युतशीलता को डिनोट करता है। मतलब ये आवेश निर्वात में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है ना। अगर माध्यम की बात करता है, यहाँ पानी भर देता, तो इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या पहले की तुलना में क्या हो जाती, कम हो जाती। क्या हो जाती बेटा, कम हो जाती। कोई समस्या, चलो आगे देखो। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है मेरे लाडलो 8.85 गुणा 10 की घात -12। मात्रक होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
क्या गजब है, ये दोनों मात्रक एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कैसे? देखो मात्रक निकालोगे तो k का मान 1/4 मात्रक k का मान ये होता है, आपको इसका मात्रक चाहिए, यही चाहिए ना, आप इसको ऊपर ले आओ यहाँ, तो 1/4 पाई इंटू k। आप देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक 1 का मात्रक कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। 4 का भी मात्रक नहीं, पाई का भी नियत है। k का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऊपर। कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? चलो ठीक है ना बेटा। अपन ने ये बल निकाला था, इस बल का मान रियल में आपका कितना आ गया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बेटा ये बल आया है आपका कहाँ? निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में बल है, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है ना। निर्वात में बल को केवल F से भी डिनोट कर देते हैं या F नॉट से भी डिनोट कर देते हैं, याद रखना है ना। निर्वात मतलब वहां कोई भी माध्यम नहीं है ना, F नॉट। अगर आपका यही बल काउंट करना हो, कोई दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के मध्य वही कूलम बल ही काउंट करना है, लेकिन ये दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं? किसी माध्यम में रखे हुए। माध्यम का मतलब यहाँ पानी भर दिया, मट्टी भर दी, कांच भर दिया, मोम भर दिया, मट्टी का तेल भर दिया, पेट्रोल भर दिया, कच्छुई युवार दादा अभ्रक भर दी, कोई भी पार्टिकल यहाँ भर दिया, इसका मतलब माध्यम डाल दिया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, युवार दादा। ठीक, चलो भाई। अब माध्यम में कूलम बल, माध्यम में कूलम बल क्या होता है? Fm, फोर्स इन मीडियम। Fm का मतलब क्या हो गया? माध्यम में कूलम बल, फोर्स इन मीडियम। बोलो कोई समस्या? चले आगे। Fm का मान कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन n Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन n। ये तो चिंजिया हुआ है। ये क्या है? आपकी माध्यम की विद्युतशीलता है। ठीक है बेटा। अगर आपसे वो निर्वात में कूलम बल पूछे तो इतना मान आएगा, और माध्यम में पूछे तो इतना मान आएगा या नहीं? बोलो कोई समस्या? या आप ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन m लिख देते हैं। एप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता। आप देखो ये समीकरण आपका आ गया A, ये समीकरण आपका कौन सा आ गया? B। लेकिन मुझे तो ये चेक करना है कि ये माध्यम में बल, निर्वात में कूलम बल ज्यादा होता है या माध्यम में? कूलम बल का मान निर्वात में ज्यादा होता है या माध्यम में? देखो ऐसा करूं, समीकरण ए में किसका भाग दे दूं? समीकरण 2 मतलब बी का भाग दे दूं, है ना। तो आपको क्या मान मिलेगा? देखो F बटा Fn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बटा 1/एप्सिलॉन n। ये माध्यम आ गया। Q1 Q2 बटा R स्क्वायर कट गया पूरा। क्या आया बेटा? एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा? एप्सिलॉन r। बोलो कोई समस्या है? एक रिलेशन होता है आपके पास, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन n। नहीं, आपके पास एक रिलेशन होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। F/Fm बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन r। मतलब एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन। बेटा एप्सिलॉन r है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाती है। ठीक है ना? एक्चुअली आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक जस्ट इस टॉपिक के बाद में पढ़ाऊंगा, टॉपिक इसी को बना दूंगा, है ना? चलो, इसका मतलब F/Fm बराबर क्या आ गया? एप्सिलॉन r आया। देखो मैं यहां से इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F बराबर एप्सिलॉन r इंटू Fm। आया या नहीं आया? आया या नहीं? बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, यहाँ F का मान ज्यादा है या Fm का? F का मान ज्यादा है और Fm का मान कम है। क्यों? Fm में हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तब इसके बराबर पहुंच रहा है ना। एप्सिलॉन r का मान 1 से अधिक है। ठीक, सबसे कम परावैद्युतांक एप्सिलॉन r का मान है वो निर्वात के लिए होता है, निर्वात के लिए 1 होता है। कितना? 1। परावैद्युतांक का मान निर्वात के लिए कितना होता है? 1। ठीक, अगर हम निर्वात की जगह क्या बात करना चाहें, धातुओं की बात करना चाहें, मतलब यहाँ में कोई धातु भर दूं तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान, धातु सोना चांदी तांबा कॉपर, ठीक है, इनके लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? अनंत। तो धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? अनंत। आपको स्टार में लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना? सबसे कम किसका होता है? निर्वात का। परावैद्युतांक निर्वात का सबसे कम होता है। वैसे निर्वात की विद्युतशीलता इतनी होती है और निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? 1, है ना? चलो, यहाँ किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा का गुणा इससे करूंगा तो ये दोनों इसके बराबर हो रहे हैं। तो श्योर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ F इज ग्रेटर देन Fm। यही तो बात है बेटा। आप मुझे ये बताओ, निर्वात में कूलाम बल का मान ज्यादा होता है या माध्यम में कूलाम बल का मान ज्यादा होता है? निर्वात में कूलाम बल का मान ज्यादा होता है और माध्यम में कूलाम बल का मान कम होता है। ऐसा होने का रीजन क्या है? जब ये दो आवेश थे, इन दोनों आवेशों के मध्य जो विद्युत बल रेखाएं वो निर्वात में जा रही थी, उनकी संख्या ज्यादा थी। निर्वात में विद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास होती हैं जबकि माध्यम में विद्युत बल रेखाएं कम होती हैं। आप ये बताओ, निर्वात और माध्यम में ऐसे बोल दूं, एक बार आपको बाइक से और कहाँ किसी मार्केट में होके निकलना है और मार्केट में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आप साइड की स्पीड में निकल सकते हैं क्या? यार क्यों नहीं निकल सकती? कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट में कोई है ही नहीं, खाली रोड है, आप साइड की स्पीड में नहीं निकल सकते क्या? आराम से निकल जाएंगे। अगले दिन क्या हुआ? कर्फ्यू हटा दिया और मार्केट खुल गया, अब आप साइड की स्पीड में निकलेंगे क्या? संभव ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? जब मार्केट में कर्फ्यू लगा हुआ था तो निर्वात हो गया। निर्वात में विद्युत बल रेखाएं ज्यादा पास होती हैं, निर्वात में आप तेजी से गति करते हैं, है ना? और माध्यम में विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है? कम होती है ना बेटा? तो वो निर्वात की विद्युतशीलता क्या हो गई? एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता क्या हो गई आपके पास? एप्सिलॉन है। बोलो, कोई समस्या? यहाँ एप्सिलॉन r क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। बोलो, कोई समस्या? चले आगे। यहाँ कूलाम नियम की कुछ स्पेशल कंडीशन है बेटा, सीमा है। कूलाम नियम की स्पेशल सीमा है। पहली सीमा, दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये जो बल काम करेगा, कूलाम बल, वो बल कब काम करेगा? दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य की दूरी नियत होनी चाहिए। आपको पता है क्या, मैं आपको चैप्टर संख्या 14वां पढ़ा रहा था,
जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो वहां पर मैंने कूलम्ब बल की बात की थी। F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मैंने रखा था, और F बराबर क्या रखा था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर K ऐसे ही था, Q1 की जगह ZE था और E था अपॉन R स्क्वायर। ZE नाभिक का आवेश था और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश था या नहीं था, वही था। लेकिन यार वहां तो आपका इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, वहां ये कैसे वैलिड हो गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा था। और मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थिर अवस्था में मुझे नहीं भाई, स्थिर अवस्था का मतलब क्या हो गया, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी नियत होनी चाहिए। वो एक r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा था, r का मान क्या था, है ना। चलो पहला, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर अवस्था में r का मान नियत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है आपके पास, दोनों बल बिंदुवत होने चाहिए, दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत होने का मतलब जो आपके दोनों आवेश हैं उन दोनों आवेशों की स्थिति फिक्स होनी चाहिए यार। स्थिति फिक्स होगी तभी तो इनके मध्य की दूरी निकलेगी, स्थिति फिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत। अगर आप कूलम्ब बल को सदिश रूप में लिखना चाहें, किसमें, सदिश रूप में, तो आप देखो यहाँ F वेक्टर लगा दोगे, यहाँ R वेक्टर लगा दोगे, R कैप लगा दोगे, क्या लगा दोगे, R कैप। ये सदिश रूप में बल एक सदिश राशि है, इस बल की दिशा किधर होगी, R कैप के अनुदिश होगी। R कैप त्रिज्यीय होगी, उन दोनों पार्टिकलों के मध्य की दूरी की अनुदिश होगी, त्रिज्यीय R कैप के अनुदिश होगी, जहां R कैप एकांक इकाई सदिश है। एक्चुअली मैं और बात करना चाहूँ तो मेरा अगला टॉपिक आपको मिलेगा कहीं, कूलम्ब नियम का सदिश निरूपण, उसमें मैं सदिश रूप में व्यक्त करूंगा कूलम्ब बल को, मैं स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊंगा, है ना, कूलम्ब बल का सदिश निरूपण, है ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कोई दिक्कत, खत्म।